गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस मैथ के होंगे क्वेश्चंस। पढ़ाएंगे हम आपको ट्रिक्स से, प्लस आज मैं कुछ ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपने शायद न सुना हो, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाटक शिक्षण की विधियों में नाटक शिक्षण कराना है, उसमें सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो भैया क्या कराते हो आप? अभिनय कराते हो। क्या कराते हो? अभिनय। व्याख्या की विधि किसने दी थी? प्लेटो ने। किसने दी थी? प्लेटो ने। अनुकरण विधि भी दी थी प्लेटो ने, याद रखो। समीक्षा के क्या करते हैं? गुण और दोष देखते हैं किसी भी चीज़ के। क्या देखते हैं? गुण और दोष, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखो, कहानी शिक्षण संबंधी सोपान का सही क्रम है। देखो, सबसे पहले क्या करोगे? प्रस्तावना दोगे तो ये दोनों हो सकते हैं। पहले गृहकार तो दोगे नहीं, गृहकार एंड में दिया जाता है। देखो, पहले पॉइंट के बाद तुरंत ही गृहकार नहीं दोगे। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, कहानी के लिए आप कौन सी विधि यूज कर सकते हो? व्यास विधि, ये आप यूज कर सकते हो कहानी के लिए। नेक्स्ट देखो, हर्वर्ड की पंचपदी शिक्षण व्यवस्था में है। तो देखो, ये सब आते हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। हर्वर्ड ने किस पे जोर दिया था? एकेडमिक डिसिप्लिन पे। जिलर और राइन, इनके दो शिष्य थे, ये याद रखना, ठीक है। और और क्या याद रख सकते हो? आपके गणित पे बहुत जोर दिया था इन्होंने। किस पे? गणित पे, ठीक है। ये याद रख लो बस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, एक चीज़ और याद हो, स्पष्टता, स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था और विधि, ये 4 स्टेप दिए थे सबसे पहले किसने? हर्वर्ट ने। फिर स्पष्ट को ना प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में किसने बदल दिया था? इनके दो जो शिष्य थे ना, जिलर और राइन, इन्होंने। याद रखना, स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था, विधि, 4 है, इन्हें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बनेंगे। और हर्वर्ट की क्या है बताओ? हर्वर्ट की है स्मृति विधि, स्मृति आधारित है। और बोध आधारित कौन सी है? मॉरिसन की। और चिंतन पर आधारित कौन सी है? हंट की। कौन सी? हंट। आंसर बता दिए। नेक्स्ट, आगमन और निगमन विधि दोनों का समन्वित रूप, कल ही बता रहा था, विश्लेषण होता है, ठीक है, याद रखना। विश्लेषण में कैसे चलते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये याद रख लेना। और ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में चलते हैं? ज्ञात से अज्ञात, ये चलते हैं संश्लेषण में, ठीक है। और एक चीज़ याद रख सकते हो, समवाय विधि में हम गद्य पद्य, समवाय विधि में हम पढ़ाते हैं गद्य और पद्य दोनों को मिला के, ठीक है। समवेत विधि भी कहते हैं इसे, ठीक है। और सहायक विधि भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और व्याकरण अनुवाद विधि किसने दी थी? भंडार करने। किसने? भंडार करने, ठीक है। आंसर बता दिया आपको, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण में किस विधि को सुग्गा प्रणाली कहते हैं? तो देखो, ये कहते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। किसको? पाठ्य पुस्तक को, ठीक है। और ये किस पे जोर देती है? स्वाध्याय पे बल देती है, स्वाध्याय। अच्छा, स्वाध्याय पे और कौन बल देता है? स्किनर का सिद्धांत भी देता है, ये याद रखना, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण की किस विधि को सुग्गा प्रणाली कहते हैं? ए, ठीक है, याद रखना। आगमन विधि, आगमन विधि को और क्या कहते हैं? सहयोग विधि। क्या कहते हैं? सहयोग या प्रयोग विधि या सहयोग विधि, दो तरीके, दो हैं इसके नाम। क्या है? प्रयोग विधि और सहयोग विधि, ठीक है, याद रखना। और सबसे पहले इसमें क्या दिए जाते हैं? उदाहरण, ठीक है, सबसे पहले दिए जाते हैं उदाहरण, और आखिरी में आता है नियम, ठीक, याद रखना। प्रत्यक्ष विधि किसने दी थी? प्रत्यक्ष विधि दी थी गुइन ने। किसने दी थी? गुइन ने। कब दी थी? 1901। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं बतानी है। तो रेखी किसने दिया था बताओ? रेखी दिया था आपके स्किनर ने। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे और कबूतर पर। कब किया? 1938 में, याद रखना। 1983 पूछ ले तो वो गार्डनर का है। किसका? गार्डनर। 1938 के बाद 1960, और याद रखना यहाँ पे क्या दिया था इन्होंने? प्रोग्राम्ड लर्निंग वाला, जिसमें स्वाध्याय से सीखता है बच्चा। और ये इंडिया में कब आया था? ये इंडिया में आ गया था 1963 में। कब आ गया था? 1963 में, याद रखना। और एक वो और बताता हूँ ना आपको, वो छोड़ो, बाद में बता दूंगा। तो इसमें आंसर क्या होता है? देखो, विद्यार्थी क्रियाशील होकर सीखता है, सही बात है। छोटे फ्रेमों में सीखता है, सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण करती है, सही बात है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो, लघुपद का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्व अध्ययन का सिद्धांत और स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, 5 सिद्धांत और हैं इसमें, याद रखना ये। नेक्स्ट, अब देखो, ये नाम लिख के दे दिए मैंने एक साथ, जिससे आप याद कर सको। रेखी के कौन है? स्किनर, याद रखना। साखी के कौन है? क्राउडर। स्किनर की एक किताब और है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वर्बल बिहेवियर, ये दोनों याद रखना। स्वनिर्देशित कौन से? मैकग्रेगर, ठीक है। अब्रोही, गिलबर्ट, ये बहुत पूछा जाता है, अब्रोही और मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। देखो, याद मैंने कैसे की है? कंप्यूटर को किस पर रखते हो? स्टूल पर रखते हो ना, स्टोलूरो, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण के बाद किसकी जरूरत पड़ती है? निदान में क्या करते हैं? पहचान, निदान को और पहचान, निदान को और क्या बोलते हैं? डायग्नोस करना। इसके बाद करते हैं उपचार।
और उपचारात्मक कैसा होता है? अनुदेशनात्मक कहते हैं इसे, अनुदेशनात्मक कहते हैं, याद रखना। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? CCE के बारे में किसने बताया था? स्क्रीबेन ने, याद रखना। और इसको किसने लागू किया था? गीता बुक्कल समिति ने, याद रखना। मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड कौन है? सिगमंड फ्राइड। और क्या दिया था? मनोलैंगिक सिद्धांत, ये भी याद रखना। चेतन मन कितना बताया? 1/10। अचेतन कितना बताया? 9/10। इड ईगो सुपर ईगो, ये भी बताया इन्होंने, ठीक है। और मन के प्रकार बताएं, चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये याद रखना। क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड कौन है? स्टीफन एन कोरे। कब दिया था? 1953। नाम किसने दिया था ये वाला? कोलियर ने। ये सब याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन किस में करते हैं? देखो, तुलना कर दी, अति तुलना कर रखी है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अनुकरण विधि से पहले कौन सा? देखो, अनुकरण विधि का कौन कहता है? बंडूरा कहता है अनुकरण विधि से बच्चा सीखता है लैंग्वेज। इन्होंने क्या दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दोनों इनके दिए हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने किस पे? बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो आप लोग इनका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सर्वाधिक उचित है। तो ये देखो, उच्च प्राथमिक हो चाहे प्राथमिक हो, आगमन विधि यूजफुल है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सूत्र विधि को क्या कहते हैं? सूत्र विधि को निगमन विधि भी कहते हैं, क्योंकि निगमन विधि के दो नाम है, एक तो सूत्र विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि, ये याद रखना, ठीक है। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? सबसे ज़्यादा व्यय किस में होता है बताओ? सबसे ज़्यादा व्यय होगा जहाँ यंत्र का यूज करोगे। जैसे अब ये तुमसे कह दिया कि टेलीफोन ला के सिखाओ बच्चों को, टेलीफोन पर सुनाओ सारी बातें, ठीक है। या कह दिया कि अभी VCR लगाओ, प्रोजेक्टर लगाओ, तो उन सब में खर्चा ज़्यादा आएगा ना, आंसर होगा बी। सैनिक विधि में हम ना 273 किसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, और शब्द होते हैं इसमें 3000, ये याद रख लेना, ठीक है। मोंटेसरी विधि किसके लिए? लेखन के लिए उपयोगी है, याद रखना। और इन्होंने क्या दिया था? साहचर्य विधि, जो किसके लिए उपयोगी है? बोलने के लिए, वाचन के लिए, ऐसे समझ सकते हो, वाचन या बोलने के लिए, ठीक है। देखो, वैसे तो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मगर मॉन्टेसरी कहती है कि पहले लिखना फिर पढ़ना, ठीक है। तो ये कहती है पहले लिखना फिर पढ़ना, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका बी। और मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी? इटली की, ये कई बार पूछा गया, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? तो देखो, सस्वर होता है, मौन होता है, द्रुत होता है, अर्थ पठन कुछ नहीं होता। द्रुत पठन में क्या होता है? स्पीड बहुत होती है। एक चीज क्वेश्चन और आता है, मौन पठन में क्या कभी भी किसका? कविता का मौन पठन नहीं किया जाता, ये याद रख, ये पूछा जाता है। आंसर है इसका सी। अच्छा, आप लोगों को सच बताना, समझ में आता है जो पढ़ाता हूँ मैं? मतलब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों को समझ में आता हो तो बताओ, नहीं तो यार बंद की जाए वाली शाम वाली क्लास। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग शायद न तो मतलब कमेंट वगैरह में बताते कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बताया करो। लिपि का सही ज्ञान अभ्यास किस स्तर पर किया जाता है? देखो, चाहे लिपि कह ले, चाहे शुद्ध बर्तनी कह ले, पहले तो लिपि से लिखना सीख लेना। ये छोटी की मात्रा आती है दोनों में, ये बहुत ज़्यादा शुद्ध में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़, बर्तनी कह ले चाहे कुछ भी कह ले, आंसर होगा ए। प्रारंभिक स्तर पर ही सिखाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, आगमन विधि का लाभ क्या है बताओ? आगमन विधि के सारे ही लाभ हैं, आदतों का विकास, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक अभिवृद्धि, सब होता है। नेक्स्ट, अब देखो, एक समान शब्दों का उच्चारण कराने वाली विधि, तो ये थी ध्वनि साम्य, जैसे काम, नाम, धाम, राम, ये मतलब रेला, बेला, ठेला, इस तरीके से करते हैं ना, वो सब ध्वनि साम्य होता है। आंसर होगा ये। आंसर क्या है? ये वाला है। अब इसमें ABCD नहीं है ना, तो ध्वनि साम्य, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो, निगमन विधि के कितने रूप में बता दिए थे ना, सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, आंसर हो जाएगा बी। आगमन निगमन को मिला के क्या बोलते हैं बताओ? विश्लेषण। आगमन और निगमन को मिला के क्या बोलते हैं? विश्लेषण विधि, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। तो अभ्यास की बात कौन करते हैं? थोंडाई की तो करते हैं। इनके तो 3 नियम है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। अभ्यास को ही क्या कहते हैं? उपयोग, अनुपयोग का नियम या श्रम का नियम, यही कहते हैं। तत्परता को क्या कहते हैं बताओ? रुचि का नियम, ठीक है। और प्रभाव क्या कहते हैं? सुख दुख या संतोष का नियम। और इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। सामाजिक सांवेगिक भी कहते हैं। मूर्त को क्या कहते हैं? यांत्रिक, या बताओ और क्या कहते हैं? यांत्रिक कहते हैं, या बस दिमाग से उतर गया मेरे भी, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि इनकी। और इनके व्यक्तित्व किसके आधार पर दिया है? कल्पनाशीलता के आधार पर। कौन कौन सा? स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष, याद रखना। संबंधवाद का सिद्धांत इन्हीं का ही है। क्रमिक विकास का सिद्धांत भी इन्हीं का ही है। जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने, इंद्रियजन्य, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, ये याद रखना। आंसर क्या है इसका? बी। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था, ये याद रखना, ठीक है। और SR सिद्धांत दिया इन्होंने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। नेक्स्ट,
इसमें से किस प्रकार की कविताएं सुनना बच्चे पसंद करते हैं? बच्चे कैसी, जो लय, चंदू के चाचा ने, इस तरीके वाली, ठीक है। अच्छा आप लोग बताना कोई लय वाली कोई कहानी कविता आपको याद हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, आदर्श वाचन के बाद में क्या कराया जाता है? अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? टीचर। अनुकरण वाचन कौन करता है? बच्चे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण में कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? उपचार में कौन सा करते हैं बताओ? उपचारात्मक निदानात्मक के बाद ही तो होता है, तो आंसर हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, देखो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ जाए, बटे में दे रखी हो, ठीक है, तो सीधा ए की वैल्यू ये होती है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। अब ए बी सी ऊपर दे रखा है 7 और 3 10 और 5 15, बटे बी क्या है इसमें? 5 है, तो 5 यहाँ 5 दिया 15, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, 120 से 300 के बीच में कुल कितने पूर्ण वर्ग होंगे? देखो वर्ग क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, मतलब कि उसी संख्या का उसमें गुणा कर दो। अब 120 सबसे 10 के पास आता है 100, 120 और 300 के बीच में बतानी है, तो 120 के बाद कौन सा वर्ग आता है? 121, 11 का, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225, 256, 16 का, 17 का 289, 324, 361, 400, 441, 84, इस तरीके से होते हैं। मतलब मैंने रट रखे हैं 30 तक के, तो आप लोग भी रट लेना। 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं ये, ठीक है, मतलब ये रटने पड़ेंगे यार आप लोगों को। 30 तक तो देखो ये स्क्वायर रट लो और आप क्यूब रट लो 15 तक, ठीक, काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब इसमें बतानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिसमें या तो खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखो 6 का अभाज्य किस में होगा? 3 गुणा 2, इसमें बांट लो। अब इनकी भी पावर क्या हो जाएगी? 3 3 हो जाएगी ना। अब यहाँ तो 3 है ही है, इसकी पावर 14 गुणा 11 की पावर 7, ठीक है, गुणा 13 65 को कैसे डिवाइड कर सकते हो? 13 और 5 में कर सकते हो ना, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 4 और 4 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 8 और 7 15, 15 और 15 30। अब कहोगे सर यहाँ तो 14 ही है, 15 कैसे मान लिया? एक एक्स्ट्रा मान के चलो, 15 15 30, 3 दूनी 6, यहाँ एक कम करके चल लो जब यहाँ एक्स्ट्रा लिया था, तो 30 और 5 35, इस तरीके से। देखो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं एक ज़्यादा कहीं एक कम, जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है। नेक्स्ट, देखो 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 बता रहा है, तो बेहतम संख्या बताओ। देखो 3 अनुक्रम, ऐसे समझो 2 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 3 है, 2 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 3 है, तो छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या हो जाएगी 2। कोई पूछे बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी होगी 4। अगर कहे कि 10 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 3 है, तो 3 तो हो गई यहाँ, 5 होंगी इसके आगे, 1 2 3 4 5, 5 होंगी इसके पीछे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बताओ, 3 के बाद क्या है? 4 6 8 10 12, तो सबसे बड़ी होगी 12, ठीक है। अब इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि 8 अनुक्रमिक सम संख्याएं औसत 93, 93 पीछे आ गई, 8 है ना, तो 4 आगे होंगी और 4 पीछे होंगी, तो 93 के बाद क्या आएगा? 94 96 98 और फिर 100, आंसर हो जाएगा सी। अब आप लोग बताना कि इसकी सबसे छोटी, ये तो बृहत्तम पूछा था, इसकी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, अब देखो 8 पेनों का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है? ये बराबर है 6 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। तो देखो 6 द्वितीय 6 2 चौक 8, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3/4। कॉस्ट है 3, सेल कर रहे हो 4 में, तो 3 पे 1 का ही तो फायदा ले रहे हो, 1/3 कितना होता है? 33%, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर पे 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना कितने वर्ष में हो? कभी भी कोई 2 गुना हो रहा हो और पूछे कि इतने गुना कितने टाइम हो जाएगा, तो उससे 1 कम कर दें, 4 से 1 कम किया तो 3, अब इन दोनों का गुणा कर दें, 8 3 24। अब देखो आप के लिए क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना होता है, तो वो 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? आप लोग ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया साथ में, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण बता रखे हैं इसने, 16 और 12 हैं। समचतुर्भुज को क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। रोम्बस का अगर कभी क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल क्या है, तो वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ये याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। तो 16 है, तो ये पता है आधा आधा कर देते हैं, 8 8, 12 है तो 6 6, तो 6 8 10, ट्रिपलेट होता है। अब ट्रिपलेट ना आप लोग गूगल से याद कर लेना, गूगल पे डाल के या यूट्यूब पे डाल के, बहुत सारी वीडियो हैं लाखों, ठीक है। तो भुजा क्या आ गई? भुजा आ गई इसकी 10, इस तरीके से निकाल लो। और एक और इसका फॉर्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के,
ठीक है, इस तरीके से इसे भी याद रख सकते हो। न रखना चाहो ना तो ये बहुत पूछा जाता है 1/2 D1 इंटू D2, और ऐसे ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हो इसकी भुजा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि क्या बताना है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। AED बता पूछो, ये AED AED ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना, दो अंतःकोण का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। अंतःकोण ये है बाह्य कोण, इसके बराबर होगा 30 और 50 क्या हो गया 80। अब देखो इसके लिए ये दोनों क्या है अंतःकोण, तो अंतःकोणों का योग बाहर कोण के बराबर, 80 और 25 कितना हो गया 105। तो देखो दो अंतःकोणों का योग बहिर्कोण के बराबर होता है। अब तो यहाँ पे आ गया 80, अब इन दोनों अंतःकोणों का योग ये बाहर कोण के बराबर होगा, तो 105 आ गया, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें से एक लाल पत्ता निकाला जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि पत्ते किस तरीके से होते हैं। तो 26 तो लाल होते हैं और 26 ही काले होते हैं 52 में से, तो 26/52, 1/2 आ गए। अब ये चीज़ और याद रख लेना, ये पूछता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 कार्ड होते हैं एक तरीके के फेस, टोटल पूरी गड्डी में होते हैं 12 फेस कार्ड, ठीक है। एस कार्ड क्या होता है, एस कार्ड होता है इक्का, इक्के कितने होते हैं 4, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका ए। नेक्स्ट, अब देखो ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है, तो देखो पहले तो इन दोनों का गुणा कर लो, -2 गुणा -2 करना कितना होगा, तो ये दोनों तो प्लस माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, 2 दूनी 4, तो -2 की पावर 4। कभी भी माइनस की पावर अगर ये है धनात्मक है तो वो प्लस में बदल जाती है, तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16, आंसर हो जाएगा ए। अब आपको ये याद होनी चाहिए यार 2 की पावर कितनी होती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अच्छा चलो, वो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा था मैं, वो बताता हूँ। अच्छा, दशरथ क्यों बोला जाता था राम जी के पिताजी को, इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनका जो रथ था ना वो 10 दिशाओं में चला जा सकता था। अब पूछोगे कि सर 10 तो दिशाएं ही नहीं पता हमें, तो देखो पूरब पश्चिम ऐसे याद हो, पूरब, मैं भी नहीं क्या कर रहा हूँ रुको, दशरथ वाला तो बता दिया 10 दिशाओं में जा सकता था, तो देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, और यहाँ होता है ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य, वायव्य और आकाश और पाताल, इस तरीके से 10 दिशाओं में जा सकता था दशरथ का रथ, इसलिए उन्हें कहते थे दशरथ। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ फैक्ट, दशरथ को ऐसा मतलब वरदान मिला हुआ था कि वो जब चाहे ना तब स्वर्ग में जा सकते हैं, और जो इंद्र का सिंहासन है ना उसके आधे सिंहासन पर कब्जा करके बैठ सकते हैं, मतलब आधे सिंहासन में बैठ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और चलो बताऊँ, आप लोग सोचते होंगे कि इंद्र कोई आदमी नहीं है, ये एक पदवी है। क्या है, पदवी। अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, ऐसे ये इंद्र नाम की पदवी है, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। अब ये दिशाएं वगैरह आपको ना समझ में आ रही हो ना, सुबह हिंदी वाली वीडियो देखना। ये फैक्ट कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो बताना। ऐसे और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको मतलब इंप्रूव करेंगे नॉलेज वगैरह, या कहीं किसी को बताने लायक अच्छा लगेगा तो बताना। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, बाकी देखते रहना इसी तरीके से। अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।